Students, is screen is visible to everybody? Huh? Mukta? Mukta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen is visible to everybody? Yes, Should I ma'am. begin? Yes, ma'am. A very good morning to all of you. I am Kehkashan, faculty of SK and Target. Today I am going to deal with the great Greek philosopher, that is Aristotle. Okay, Aristotle was a very great philosopher और उनको ग्रेट बनाने में जो है उनके टीचर का बहुत बड़ा योगदान था. इट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज टीचर प्लेटो. एक्चुअली अंडरस्टैंड. सो ये जो थे मतलब एरिस्टोटल, इनका मतलब सौभाग्य है. ही वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट कि उनको जो पेरेंट्स मिले दे आर वेरी मच एजुकेटेड, और वो जो है किंग के राज में जो है दे आर डॉक्टर्स. एंड अनदर थिंग अबाउट एरिस्टोटल कि इनको जो टीचर मिला दैट इज अ प्लेटो. प्लेटो जो था मतलब वो बहुत ही महान था, और जब वो उसके कांटेक्ट में आए ही ऑल्सो बिकम अ ग्रेट. ओनली मतलब जब वो 14 या 15 ईयर्स के ही थे या 17 ईयर्स के थे, तो वो कहाँ चले गए थे, इनके जो इंस्टीट्यूशन एकेडमी है उसमें पढ़ने के लिए चले गए थे. और उस जगह पे जो है जब उनकी मुलाकात किससे हुई थी, प्लेटो से हुई थी. और इस प्लेटो ने क्या किया, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब रिफाइन किया, उनके थॉट्स को, उनके नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा रिफाइन किया. क्योंकि ये प्लेटो भी जो थे बहुत ही ग्रेट इंसान के स्टूडेंट्स थे. तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 लोगों का फोटो दिया है, ठीक है. दैट की जो मिडिल में है दैट इट इज सॉक्रेट्स. सॉक्रेट्स यू ऑल नो दैट इज अ वेरी ग्रेट फिलोसोफर ऑफ अ ग्रीक. तो ये सॉक्रेट्स जो थे वो टीचर थे किसके, प्लेटो के. और प्लेटो किसके टीचर थे, एरिस्टोटल के. तो इनका जो लेगेसी, जो नॉलेज का जो लेगेसी पास हुआ था वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लोगों से हुआ था. लेकिन इसके बारे में मतलब एरिस्टोटल के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि इनके जो स्टूडेंट थे वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थे. यानी कि अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और जो अलेक्जेंडर द कंकरर जिसको कहा जाता है, वो भी बहुत ही ग्रेट थे. तो इनको जो है अलेक्जेंडर को जो है ग्रेट बनाने वाले भी कौन थे, ये एरिस्टोटल ही थे. यानी कि इनका जो क्या बोला जाए कि मतलब जिन जैसे लोगों के साथ ये रहे या फिर जैसे लोगों से ये मिले, उन लोगों ने इनको इतना ग्रेट बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है. ओके. और इसके बारे में मतलब एक बहुत बड़ी बात जो इसके बारे में एडजेक्टिव जो है कही जाती है कि उस एज में, उस टाइम में जितने भी तरह के नॉलेज थे फ्रॉम द अर्थ टू हेवन, मतलब जितनी भी चीज़ों का नॉलेज था ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि एरिस्टोटल से छूटा था. ठीक है. मतलब वो दुनिया के ऐसे आखिरी आदमी थे जिनके पास मतलब इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज थी फ्रॉम द मतलब इस धरती पे जितनी भी नॉलेज थी वो सारी चीज़ों का जो है इनके पास नॉलेज था. सो ही वॉज अ ग्रेट पर्सन. मतलब ये सिर्फ इन्होंने जो है लिटरेचर के ही क्षेत्र में काम नहीं किया है, बल्कि इन्होंने फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, जियोलॉजी सारी फील्ड्स में काम किया. यहाँ तक कि इनको तो बायोलॉजी और जियोलॉजी का जो है फादर भी कहा जाता है. पॉलिटिक्स साइंस में भी इनके जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस है. और इन तीनों का जो है मतलब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन साथ में इसलिए भी है कि तीनों ने जो है मिल करके जो पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या जो वेस्टर्न थॉट्स है उसको मतलब उसकी स्थापना करने में, उसका जो है पृष्ठभूमि तैयार करने में जो है इनका बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है. इन लोगों ने जो है ले डाउन किया है उस चीज़ को, मतलब पूरा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका कल्चर, उसके सिविलाइजेशन, उसके थॉट्स को जो क्या क्या इस्टेब्लिश करने में इन तीनों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इसीलिए जो है इनको, और इन तीनों ने जो है खास करके एरिस्टोटल ने जो कि है मतलब हर एक फील्ड मतलब आज तक इनका इन्फ्लुएंस जो है हमें देखने को मिलता है ग्रेट राइटर्स के वर्क्स में. उसके बाद अगर हम जो है इसको क्या कहा, इसको जो है फर्स्ट टीचर भी कहा जाता है. जो अरबिक फिलोसोफर है उन्होंने इनको क्या कहा है, फर्स्ट टीचर कहा है. और इनको जो है वेस्ट का जो है
फर्स्ट फिलोसोफर भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग जो है इनके बारे में जो है पढ़ते हैं। सो एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल वॉज बोर्न in 384 BC in Estragira in the North Greece। एक्चुअली ये जो है ग्रीस में पैदा हुए थे, अब इसको जो है ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीस में पैदा हुए थे और इनके जो पेरेंट्स थे वो आर द मेंबर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल फैमिलीज। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इनके फादर भी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे। तो इनके फादर जो है, इनके फादर का नाम जो है निकोमेकस था, और जब जैसे ही ये 14 ईयर्स के हुए थे इनके पेरेंट्स का डेथ हो गया था। तो इनके फैमिली के जो लोग थे उन लोगों ने जो है इनको पाला। लेकिन इनके फादर जो है उस वक्त के जो किंग थे, किंग एमिंटस, जो कि मैकडोनिया के किंग थे, उनके जो दरबार थे उसमें क्या थे, डॉक्टर की पोजीशन पे थे। ही वाज अ फिजिशियन। अच्छा, हिज पेरेंट्स डाइड व्हाइल ही वाज यंग एंड ही वाज लाइक, और इनको जो है वो क्या किया गया था कि इनके फैमिली मेंबर्स जो है उन लोगों ने इनको रेस किया। और इनके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा जो इवेंट हुआ, ओनली एट द एज ऑफ 17 ही वाज सेंट टू प्लेटोज एकेडमी। एकेडमी जो है इज अ नेम ऑफ अ इंस्टीट्यूशन विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय प्लेटो। अब इस चीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये जानने की है कि जो प्लेटो का जो एकेडमी था उसमें सब लोगों को एडमिशन नहीं मिलती थी। जो कुछ खास बड़े लोग हुआ करते थे या फिर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे या स्कॉलर हुआ करते थे, उनको ही जो है प्लेटो के एकेडमी में एडमिशन मिला करता था। और इसी के राइवलरी जो है इन्होंने एरिस्टोटल ने जो है अपना एक एकेडमी खोला, दैट इज लाइसियम। लाइसियम उन्होंने खोला था। लेकिन लाइसियम और एकेडमी में सबसे बड़ा डिफरेंस था कि प्लेटो का जो एकेडमी था उसमें सबको एडमिशन नहीं मिलता था, लेकिन जो लाइसियम था एरिस्टोटल का, उसमें वो इट इज ओपन टू एवरीबडी, उसमें सबके लिए वो खुला था। और वहाँ पर उस एकेडमी में जो है उन्होंने क्या किया, 20 साल तक जो है वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने सीखा। वहाँ पर जाकर के जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखा। इनके बारे में कुछ मतलब किसी और की बात नहीं करो, खुद इनके टीचर्स जो कहते थे कि मेरा जो एकेडमी है उसका माइंड है, मतलब उसका माइंड और सोल जो है दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। वहाँ पर जो है उन्होंने 20 ईयर्स जो है उन्होंने Someone has messaged me to join, but he is not joining. Where he is? ओके, तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो है 20 साल तक जो है वहाँ पर क्या किया, वहाँ पे रहे। और वहाँ पर जो है उनका बहुत ही अच्छे से क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म का मतलब इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव सेंस में इसको तुम लोग लो, मतलब उनको जो उनके थॉट्स थे, जो उनकी नॉलेज थी या फिर उनका जो फीलिंग्स या इनका जो विचार था उसको बहुत ही अच्छे से, इट वॉज नरिश्ड बाय प्लेटो। प्लेटो ने जो है उसको बहुत ही अच्छे से नरिश किया। और यही नहीं कि जो है एरिस्टोटल ने ही सिर्फ प्लेटो से नहीं सीखा, बल्कि प्लेटो ने भी एरिस्टोटल से बहुत सारी चीज़ें सीखी। और प्लेटो ने जो बहुत सारी चीज़ें, जो उनकी राइटिंग्स थी, जो बहुत सारा वर्क्स जो उन्होंने लिखा था, उसको क्या किया, रिवाइज किया। एरिस्टोटल से मिलने के बाद उसको रिवाइज किया और उसको जो है उसके ऊपर जो है दोबारा से डिस्कशन हुआ। मतलब वो कैसा था, मतलब जब ये एकेडमी में आए तो ये इतने अच्छे थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें उन्होंने अपने टीचर प्लेटो को क्या किया, सोचने पे मजबूर कर दिया, उसको दोबारा एनालाइज करने पे मजबूर कर दिया। और जो उनका वर्क था उसको दोबारा से क्या किया, उन्होंने रिपीट किया और रिवाइज किया।
ये बहुत ही ग्रेट थे। वी ऑल नो दैट अ रोमन फिलोसोफर सिसरो के बारे में हम जानते हैं दैट सिसरो इज अनडाउटेडली वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो सिसरो ने उसके बारे में कहा है कि प्लेटोस प्रोज वाज सिल्वर, एरिस्टोटल वाज अ फ्लावरिंग रिवर ऑफ गोल्ड। मतलब अगर प्लेटो जो है वो सिल्वर है तो एरिस्टोटल क्या है, दैट इज अ गोल्ड। तो उनको मतलब बहुत कुछ उन्होंने सीखा और बहुत सारी अच्छी बातें जो है लोगों ने एरिस्टोटल के बारे में कही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बहुत दिन तक जो है करीब 20 इयर्स जो है उन्होंने एकेडमी में गुजारा। उसके बाद जो है बाद में जो है वो कहाँ चले गए, फिर से जो है अब जहाँ पे उनके फादर का घर था मैकडोनिया में वो चले गए। और उन वहाँ पे जो है मैकडोनिया का जो किंग था उसने क्या किया, एरिस्टोटल को बुलाया। किस लिए, उनके बेटे अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए। उस वक्त तक वो अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं थे, अलेक्जेंडर थे। और मतलब जो है 14 साल के बेटे को उन्होंने बोला पढ़ाने के लिए और उन्होंने उसको करीब 2 से 3 साल पढ़ाया। उसके जस्ट बाद जो है किंग फिलिप्स का जो है डेथ हो जाता है और ओनली एट द एज ऑफ 17 ही बिकम द किंग बन जाते हैं। और उसके बाद वहाँ के आसपास की जो चीज़ें होती हैं, ही कंकर्ड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज स्टेट्स एंड आफ्टर दैट वो पूरी दुनिया को कंकर्ड करने के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इनको भी इतना ग्रेट बनाने में, अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट बनाने में जो है एरिस्टोटल वाज हाईली कंट्रीब्यूटेड। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो चले जाते हैं फिर वो दोबारा से जो है एथेंस आते हैं। 1935 बीसी में वो एथेंस आ जाते हैं। उनके पास कुछ पैसा नहीं होता है तो वो एक रेंट पे ही एक जगह लेते हैं और वहाँ पर जो है वो अपना खुद का जो है एक इंस्टीट्यूशन खोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, लाइसियम को, इस वर्ड को याद रखिए कि लाइसियम इज अ स्कूल ऑफ एरिस्टोटल एंड एकेडमी इज अ स्कूल ऑफ प्लेटो। तो इन्होंने जो है लाइसियम की स्थापना की थी एंड प्लेटोज एकेडमी इज ओनली ओपन फॉर scholars and the people of aristocratic class, but lyceum is open to everybody। जो भी चाहता था इसमें आके एडमिशन ले सकता था और जो है इसमें पढ़ सकता था। ठीक है। और ये जो है वहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं था एक्चुअली। जो है जितने भी उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं उन सबको, जो उनके स्टूडेंट्स ने जो लेक्चर्स के जो नोट्स बनाए हैं वही सारे जो है सर्वाइव है। उन्होंने करीब मोर देन 200 वर्क्स जो है उन्होंने लिखे हैं जिसमें से ओनली 31 जो है दैट इज इन एग्जिस्टेंस। और इसके बारे में, लाइसियम के बारे में कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी, मतलब ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है। वर्ल्ड की जो है फर्स्ट ग्रेट लाइब्रेरी जो है लाइसियम को मानी जाती है। ठीक है। ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम इस एरिस्टोटल के वर्क्स पे आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइसियम इज अ स्कूल ऑफ एरिस्टोटल और यहाँ पर जो है उन्होंने जितने भी लेक्चर्स दिए उसको जो है क्या किया गया, बाद में जो है उनके वर्क्स में जो है चेंज किया गया है। मतलब जो नोट्स जो उन्होंने दिया, जो लेक्चर्स दिया, जो उनके स्टूडेंट्स ने जो कॉपी किया उसको है बाद में एज अ उनका थॉट प्रोसेस या फिर उनका जो है वर्क माना गया। तो उन्होंने जो है एटलीस्ट 200 वर्क्स जो है उन्होंने लिखे जिसमें से ओनली 31 वॉज सर्वाइव। इसमें से सिर्फ 31 ही क्या करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है। इन स्टाइल, मतलब इनका जो वर्क है इसमें जो है उन्होंने क्या किया है, मतलब इस पूरे वर्क, मतलब ये जो 200 वर्क्स जो उन्होंने लिखा उसमें से 31 ही सर्वाइव है। तो इसको क्या किया गया, डिफरेंट 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया। पहला जो है उनका वर्क है द ऑर्गेनन, ये वर्क है, ये जो है इट डील्स करता है किसको, लॉजिक्स पे डील करता है। ऑर्गेनन जो है इट डील्स विद द लॉजिक is a set of a writing that provide the logical toolkit for the use of any philosopher and scientific investigation। मतलब जितनी भी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं या फिर
फिजिक्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें जो लॉजिकल थिंग्स है उसकी भी जो है बात की है उन्होंने। दूसरा जो उनका ट्रीटाइज है दैट इज एन एनिमल्स के पार्ट्स, उसके मूवमेंट्स, उसकी लाइकिंग्स, उसके डिसलाइकिंग्स, उसके बारे में जो है उन्होंने लिखा है। द थर्ड वर्क इज फिजिक्स के बारे में उन्होंने लिखा है, जो मतलब किस तरीके से मतलब मैटर है या नेचर है, किस तरीके से मैटर में चेंजेस होते हैं, नेचर में चेंजेस होते हैं, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। और लास्ट वर्क जो है उनका दैट इज द मेटाफिजिक्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, जिसमें जो है वो क्या करते हैं, मतलब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस या गॉड का एग्जिस्टेंस या गॉड की जो आइडेंटिटी है उस, या फिर ह्यूमन बीइंग की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। अब इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है निकोमैकियन एथिक्स, ठीक है, निकोमैकियन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एक्चुअली क्या था कि इनके फादर का नाम जो है निकोमेन था, ठीक है। यू ऑल रिमेम्बर आई हैव जस्ट सेड कि एरिस्टोटल के जो फादर थे उनका नाम क्या था, निकोमेन था, ओके। तो निकोमेन जो है ऑन ही डाइड, मतलब जो एरिस्टोटल थे उनका डेथ हो गया था व्हेन ही वाज, सॉरी, एरिस्टोटल के जो फादर थे निकोमेन, वो उनका डेथ हो गया था ऑन एरिस्टोटल के फादर का डेथ हो गया था व्हेन एरिस्टोटल वाज ओनली 14 ईयर्स। जैसे ही वो 14 ईयर्स के थे उसका क्या हो गया था, फादर का डेथ हो गया था। तो फादर के डेथ होने के बाद जो है उन्होंने, मतलब उनके फादर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो जब उनकी शादी हुई तो उनकी फर्स्ट वाइफ का भी डेथ हो जाता है, फिर वो सेकंड वाइफ होती है उनकी। तो सेकंड वाइफ से जो उनका पहला बच्चा होता है, मतलब जो फर्स्ट सन होता है, उसका नाम भी वो क्या रखते हैं, निकोमेन रखते हैं, ठीक है। और ये निकोमेन जो है जब वो बड़ा होता है तो एरिस्टोटल की एक वर्क को रिवाइज करता है या एडिट करता है, तो और उसके बाद उसका नाम रखता है क्या, निकोमैकियन इथिक्स, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इसका, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने क्या किया कि किस तरीके से जो है ह्यूमन जो है सोसाइटी में सरवाइव करता है, या फिर हम बोलो कि अभी इसमें जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि हैप्पीनेस का क्या होता है, हैप्पीनेस कैसे जो है हम ग्रैब करते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में कहा है कि जो वर्चूज है, करीब 7 वर्चूज के बारे में उन्होंने बताया कि जो वर्चूज है हमें वो जो है हैप्पीनेस देते हैं, ठीक है। अब ये वर्चूज का हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि ये जो वर्चूज है हमारे अंदर, जैसे हमारे अंदर करेज है, या फिर जो है हमारे अंदर लिबरलिज्म है, ये करेज का ये जो चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जो है वायलेंस होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से तुम लोग समझो, जैसे करेज है, ये क्या है, एक वर्चू है, ठीक है। अगर कोई सोल्जर है वो जो है क्या कर रहा है, लड़ रहा है, ठीक है, तो वो अगर बुद्धिमानी से प्लानिंग कर करके अगर जो है वो दुश्मन का जवाब देता है कि, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं कि हाँ ही इज़ अ वेरी करेजियस पर्सन। लेकिन अगर जो है किसी के अंदर बहुत ज़्यादा करेज है और वो जो है अरे वो ऐसे कर रहा है तो मैं जाता हूँ अकेले ही जाकर के जंग जीत लो, और वो जाता है और क्या होता है, अकेले कोई जीत नहीं सकता, वो जाता है और जाकर के क्या करता है, दुश्मन की गोली खा लेता है और मर जाता है। बॉर्डर फिल्म देखा होगा, उसमें जो है अक्षय खन्ना क्या करता है, जाता है मतलब अकेले ही निकल जाता है जो है जंग करने के लिए, उसको गोली लग जाती है, वहीं पे मर जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्चूज है हमारे वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर बैलेंस में होने चाहिए। इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है उन्होंने क्या किया है, डील किया है निकोमैकियन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में, ठीक है। ये उनका ही एक वर्क था जिसको रिवाइज किया था उनके बेटे निकोमेन ने। क्लियर हुआ। दूसरा जो है इनका वर्क है दैट इज ऑर्गेनियन, ठीक है। ये क्या है, इज अ सीरीज ऑफ एरिस्टोटल वर्क्स ऑन लॉजिक के ऊपर जो है बेस्ड उनका ये एक वर्क है। और इसको 400 BC में जो है एंडोनिकस एंड रोड्स और उसके जो फॉलोवर्स थे उन लोगों ने क्या किया था, इसको रिवाइज किया, और जो ये जो लेक्चर्स ही थे जो थे उनके वर्क थे, इसको क्या किया, पुट टुगेदर किया, सबको साथ मिला। एक्चुअली जो है इसमें क्या है, 6 बुक्स है, और इसमें क्या है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बताया गया, इंटरप्रिटेशन, प्रायर एनालिटिक्स एंड पोस्टीरियर एनालिटिक्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है उसमें बताया। और इसमें उन्होंने क्या मतलब जो है बताया है कि जो है मैन जो है वो कैसे मॉडल है, जो उस लॉजिक को जो है उन्होंने डील किया है
कि मैन क्या है, दैट इज अ मॉर्टल बीइंग है, तो ऑल जो ग्रीक्स पीपल हैं दे आर ऑल्सो मैन, सो देयरफॉर ऑल द ग्रीक मेंस आर मॉर्टल। इस तरीके के कॉन्सेप्ट की बात जो है उन्होंने इसमें की है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क इसका जो है आप लोग देखिए, दैट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो है ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसमें जो है वो बात करते हैं किसकी, मैन के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं और गॉड के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। अब इसमें जो है उन्होंने 4 कॉजेज बताए। अभी यहाँ पे आप लोगों को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है, अब हम आपको इस एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है। उन्होंने किसकी बात की है, मटेरियल काउस की बात की है, एफिशिएंट काउस की बात की है, फॉर्मल काउस की बात की है और फॉर्मल काउस की बात की है और जो है फाइनल काउस की बात की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खास करके यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। तो मटेरियल काउस क्या हुआ, मटेरियल कॉज हो गया जो जिन चीज़ों से ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है। तो किन चीज़ों से ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बना, स्टोन से, ब्रिक से, या फिर जो है सैंड से, सीमेंट से, इन सब चीज़ों से जो है मिलके ये क्या क्या बना है। तो ये इसका क्या हो गया, मटेरियल कॉज हो गया। दूसरा जो है एफिशिएंट कॉज, कैसे जो है ये एग्जिस्टेंस में आया, तो इसको जो है क्या किया गया है, एग्जिस्टेंस में लाया किसने, जो आर्किटेक्चर थे, जो इसके बनाने वाले थे, उनको उन्होंने क्या किया, इसको एग्जिस्टेंस में लाया। तो ये इसका क्या हो गया, एफिशिएंट कॉज हो गया। उसके बाद जो है इसका फॉर्मल कॉज, व्हाट इट डज आफ्टर कंप्लीशन। अब ये क्या करता, क्या है, इसका क्या काम है, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब फॉर्मल कॉज। और फाइनल कॉज जो है ये पर्पस ऑफ द एग्जिस्ट, इसका पर्पस क्या है, ये किसको बताता है, पीस को बताता है, ठीक है, सो फ्रीडम को बताता है। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है जो लिबर्टी को जो है बताता। अब हम इसको जो है एक इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। You can understand it with the example. जैसे एक पोएट का एग्जाम्पल देते हैं कि, या फिर नहीं, एक इसका एग्जाम्पल से समझो, ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल से समझो, तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ह्यूमन बीइंग का मटेरियल कॉज क्या है, एक ह्यूमन बीइंग जो एग्जिस्टेंस में है उसका मटेरियल कॉज क्या है, उसका मटेरियल कॉज यानी कि वो किन चीज़ों से बना है, वो हवा से बना है, वो ऑक्सीजन से बना है, वो जो है कार्बन से बना, जिन चीज़ों से वो बना है वो उसका क्या हो गया, मटेरियल कॉज हो गया। दूसरा जो है उसका इफिशिएंट कॉज, वो इफिशिएंट कॉज उसका क्या हुआ, यानी कि उसके पेरेंट्स जब वो दोनों मिले तब जाकर के क्या हुआ, ये एग्जिस्टेंस में आए। मतलब एक इंसान पैदा होता है, जब उसके पेरेंट्स मिलते हैं, जब उनके पेरेंट्स का रिलेशन बनता है तो क्या होता है, वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये एफिशिएंट कॉज है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल कॉज, फॉर्मल कॉज क्या होता है कि उस आदमी का जीवन में लक्ष्य क्या है, मतलब उसको क्या करना है लाइफ में। जैसे तुम लोगों का एक लक्ष्य है कि तुम लोगों को गवर्नमेंट जॉब पाना है, जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ में जो है जो भी चीज़ें हैं वो मतलब बदल जाएंगी, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मल कॉज। और फाइनल कॉज क्या हो, जैसे अगर मान लिया कि कोई तुम इस दुनिया में आने का तुम्हारा पर्पस क्या है। अगर कोई रिलीजियस आदमी है, अगर कोई मुस्लिम है, तो उसका आने का इस दुनिया में पर्पस क्या है, मतलब उसका जो फाइनल कॉज क्या है कि वो इस दुनिया में अच्छा काम करे ताकि गॉड जो है एज अ रिवार्ड उसको हेवन दे दे। कोई हिंदू है तो उसका काम क्या है कि जो है वो इस दुनिया में आया है, तो उसका वहाँ पे फॉर्मल कॉज क्या हो जाएगा कि दुनिया में आया है तो वो अच्छा काम करेगा, तो उसको क्या होगा, उसको सैल्वेशन हो जाएगा। अगर कोई अथीस्ट है तो उसका जो है फॉर्मल कॉज क्या हो जाएगा कि वो किसी दुनिया में के जो लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी है, उसके लिए जो है वो बेटर काम करेगा, ये जो है वो काम करेगा और वो उसका फाइनल कॉज हो जाएगा। तो कहता है कि किसी भी इंसान, एरिस्टोटल कहते हैं किसी भी इंसान के लाइफ में ये जो मटेरियल कॉज है और ये एफिशिएंट कॉज है, ये उसके लाइफ को चेंज नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो उसका फॉर्मल कॉज है और उसका फाइनल कॉज है। ये दो चीज़ें जो है उसके लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। अगर जैसे तुम लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अब तुम्हारी ज़िंदगी से जो इसी चीज़ को अगर हम छीन लें तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, क्योस में चली जाएगी। अगर जो है तुम्हारी ज़िंदगी से इस चीज़ को छीन लिया जाए कि मतलब तुमको तुम्हारे आने का पर्पस क्या है, तुमको
कुछ पर्पस नहीं मालूम हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगी। तो इसी वर्क में मेटाफिजिक्स में जो है उन्होंने जो है बताया है गॉड का एग्जिस्टेंस और ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के बारे में जो है इस वर्क में उन्होंने बात की है, ठीक है। उसके बाद उनका एक वर्क है रिटोरिक्स, इसमें भी जो है वो लॉजिकल्स के किसी भी चीज़ के पीछे क्या कॉज हो सकता है उसके बारे में उन्होंने डील किया। अब जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इट इज़ अ पोएटिक्स, ठीक है। अब हम पोएटिक्स की बात कर लेते तो पोएटिक्स जो है वो कंपोज किया गया था 1333 में जो है बीसी में जो है ये कंपोज किया गया था। और इसको क्यों कंपोज किया गया, ऐसे जैसे आप लोग मान लीजिए इसको और हम आगे जब पर्टिकुलरली पोएटिक्स डील करेंगे तो और हम इसको अच्छे से बताएंगे। तो जो इनके गुरु थे प्लेटो, बहुत सारी चीज़ों में जो उनके व्यूज़ थे एरिस्टोटल से अलग थे, तो उन्होंने अपनी बात को जो है जो उन प्लेटो जो थे उनकी जो किताब थी रिपब्लिक, उसमें जो है उन्होंने जो है पोएट्स और पोएट्री के बारे में जो है अच्छा नहीं लिखा। ही डोंट हैव अ गुड व्यू अबाउट पोएट्स एंड पोएट्री। उनको लगता था कि किसी आइडियल सोसाइटी में जो है पोएट और पोएट्री, उनकी जो पोएट्री है उसको बैनिश कर देना चाहिए। तो इसी के अगेंस्ट में जो है एरिस्टोटल ने जो है अपना वर्क जो है लिखा है पोएटिक्स, और उसमें जो है उन्होंने पोएट और पोएट्री को डिफेंड किया है। इसको हम फर्दर डिटेल्स में जो है और आगे जानेंगे, ठीक है। अब एरिस्टोटल डेथ एंड लेगेसी, ठीक है। यहाँ पे जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो डेथ हो गया था इनका 1323 में जो है इनका डेथ हो गया था। इनके डेथ के बाद जो है उनको मतलब जो एरिस्टोटल है उनको जो मैकडोनियल जो सेंटिमेंट्स, जो एंटी मैकडोनियल सेंटिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे, क्योंकि वो उनके टीचर थे तो बहुत ज़्यादा उनको, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनको प्रिविलेज दे रखा था मैकडोनियल में, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, जिसकी वजह से जो है वो क्या होते हैं मैकडोनिया से जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है एरिस्टोटल जो है ये जो एंटी मैकडोनियन सेंटिमेंट्स हैं वो एरिस्टोटल को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं अलेक्जेंडर के डेथ के बाद। तो वो क्या करते हैं एथेंस से चले जाते हैं, और बाद में जो है नॉर्थ ऑफ द सिटी में जो है 1322 में जो है इनकी डेथ हो गई है। इनके डेथ प्लेस के बारे में मैंने ऊपर नोट्स में बताया है। और इनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से जो है इनका जो है वो डेथ हो जाता है, और इनकी चाहत होती है कि ही वांट्स टू बरी नेक्स्ट टू हिज वाइफ। ये अपनी वाइफ के बगल में जो है सोना मतलब जो है वाइफ के बगल में जो है वो चाहते हैं कि उनको बरील किया जाए, ठीक है। इनकी फर्स्ट वाइफ के मरने के बाद जो है वो शादी करते हैं स्लेव मतलब जो उनकी स्लेव होती है उसी से जो है उनका रिलेशन बनता है जिसका नाम हरपिलिस होता है। उनसे उनका एक बेटा होता है निकोमेकस, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये निकोमेकस भी जो है उनके फादर का नाम है, और ये वही निकोमेकस है जिसने क्या किया था कि एरिस्टोटल के वर्क को, अपने फादर के वर्क को रिवाइज किया और एक ग्रेट वर्क बनाया जिसका नाम जो है निकोमेकिनियन द एथिक्स, निकोमेकिनियन एथिक्स और एंड पॉलिटिक्स जो है इसने ही क्या किया था उसके वर्क को जो है रिवाइज करके बनाया था। एरिस्टोटल, हाँ, और एक्चुअली जो है एरिस्टोटल फेवर्ड स्टूडेंट्स टू, हाँ ये मैंने आपको बता दिया है कि जो उन्होंने जो लाइसियम खोला था वो उसमें जो है ही हैज गिवन एन एंट्री टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वहाँ पे जो है सबको जो है एंट्री मिल सकती थी, लेकिन एरिस्टोटल का जो एकेडमी था वहाँ पे ओनली द ग्रेट पीपल और द स्कॉलर्स कैन टेक एडमिशंस। अब जो है इनके बारे में जो है जान लें कि इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को जो है इन्होंने क्या किया है इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। इन्होंने जो है रेनासा रेफॉर्मेशन को जो है में जितने भी लोग थे उन रेनासा के जो राइटर्स हैं जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस किया है, रेफॉर्मेशन के जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस किया है। इन्होंने जो है गैलीलियो को जो है इन्फ्लुएंस किया है, कोपरनिकस को इन्फ्लुएंस किया। तो इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को, और आज भी जो है इनका जो वर्क है दैट इज कंसिडर एज
एज अ ग्रेटेस्ट वर्क जो है माना जाता है, और आज भी जो है लोग बहुत सारी थियरीज के लिए इनके वर्क को देखते हैं। दांते जो कि बहुत ही ग्रेट इटालियन राइटर हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है, द मास्टर ऑफ दोज हु नोज, मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं, मतलब जो नॉलेज रखते हैं, सपोज करो कि मैं क्या हूँ, एक लिटरेचर की टीचर हूँ, ठीक है, तो मुझे लिटरेचर का नॉलेज है, ठीक है। एक डॉक्टर है तो उसके पास क्या है, डॉक्टरी का नॉलेज है, या फिर एक इंजीनियर है तो उसके पास क्या है, इंजीनियरिंग का नॉलेज है। तो ये सारी चीज क्या है, उसके पास उस चीज का है। और ये जो एरिस्टोटल है वो क्या है, हम सबके मास्टर्स है, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें थी जिसके बारे में लोगों को नॉलेज थी, उन सब लोगों के मास्टर्स ये थे। ये बहुत बड़ी बात जो है दाते ने इनके बारे में कहा है कि इनके पास इतनी नॉलेज थी कि दुनिया में जितने भी लोग थे जिनके पास भी नॉलेज थी, वो सारे लोगों के क्या थे, मास्टर्स थे। उसके बाद थॉमस एक्विंस, ये भी बहुत ही बड़े जो है फिलोसोफर, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है कि एरिस्टोटल इज द फिलोसोफर। द के बारे में आप लोगों को मालूम है कि जब हम किसी भी वर्ड के साथ जो आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो बहुत ही खास हो जाता है। तो ये कोई आम फिलोसोफर नहीं थे, ये बहुत ही खास फिलोसोफर थे, इज अ सुपीरियर फिलोसोफर, ठीक है। और प्लेटो ने ही जो है, खुद इनके जो टीचर हैं, उन्होंने जो है इनके बारे में कहा है कि माई स्टूडेंट इज अ माइंड ऑफ एकेडमी, मेरा जो एकेडमी है उसकी सोच, उसका दिमाग जो है वो कोई और नहीं है बल्कि खुद जो है वो एरिस्टोटल है। नाउ वी कम टू, हम आज इसका फर्स्ट जो है सेक्शन पढ़ेंगे। अब जो है हम पोएटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पोएटिक्स क्या है, दैट इट वाज रिटन इन 330 BC। इनका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ से, तो आप इसको समझ लीजिए कि इट इज़ अ रिटन इन 330 BC। ये जो है 330 BC में लिखा गया था, और इसमें कितने हैं, 26 जो है वो चैप्टर्स हैं। और ये क्या है, ये एक ट्रिटाइज है। ट्रिटाइज क्या होता है, मतलब किसी भी टॉपिक पे, कोई भी जो टॉपिक, सपोज करो जो इन्होंने एक टॉपिक लिया पोएट्री, तो पोएटिक्स में जो है उन्होंने एक टॉपिक लिया पोएट्री, इसको मैं एग्जाम्पल से समझ, उन्होंने एक टॉपिक लिया पोएट्री। अब इन्होंने इस पोएट्री के बारे में बिल्कुल ही डिटेल डिस्कशन किया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक पोएट्री को क्या, मतलब फ्रॉम एंड टू एंड हर चीज़ के बारे में एक ट्रिटाइज में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हर चीज़ के बारे में ट्रिटाइज में डिस्कस किया। तो इनका जो वर्क है पोएटिक्स, दैट इट इज़ अ ट्रिटाइज है, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीज हो गई जिसकी वजह से जो है इतना, मतलब जो पोएट्री जो कि एक ग्रेट आर्ट है उसके बारे में उनको इतना डिटेल्ड में लिखना पड़ा। तो अब हम इस बात को समझेंगे कि उनके जो गुरु थे, दैट ये देखो पिक्चर्स में देखो, उनके जो गुरु थे प्लेटो, उनके विचार जो हैं एरिस्टोटल से नहीं मिलते थे। तो प्लेटो ने जो है, उनकी किताब है रिपब्लिक, उन्होंने रिपब्लिक में कहा है कि पोएट्री इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी। अब ये थ्राइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी का मतलब क्या हुआ, अब हम इसको एक एक पिक्चर्स और एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मान लिया कि एक आर्किटेक्चर है, उसने क्या किया, उसको समझ में आया कि मुझे एक घर बनाना है, ठीक है, मतलब एक हाउस बनाना है, तो उसने क्या किया, एक जो भी मटेरियल होता है उससे क्या किया, अपनी सोच को, मतलब जो भी उसने सोचा कि मुझे किस तरीके, उसको एक आइडिया आया कि मुझे एक घर बनाना है या एक बिल्डिंग बनाना है या एक हाउस बनाना है, तो उसने अपनी आइडिया को क्या किया, एग्जिस्टेंस में लाया, किसके द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, जो भी उसको नॉलेज था उससे क्या किया, एक आर्किटेक्चर ने क्या किया, घर बनाया, ठीक है। अब जो है एक पेंटर ने जब उस घर को देखा तो उसको वो घर देख करके क्या लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अब उस पेंटर ने क्या किया, उस घर को क्या किया, अपनी पेंटिंग में डाल दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। और जब इस घर को एक जब पोएट देखता है तो उसके मन में उसको देख करके एक फीलिंग जागती है, ठीक है। और उस फीलिंग्स में क्या करता है, वो अपने इमोशंस को ऐड करता है। उस सबसे पहले वो क्या करता है कि इस पेंटिंग को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके माइन्यूट डिटेल्स को देखता है,
और उसके बाद उसमें उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को क्या करता है, ऐड करता है, और फिर जो है बैठ करके जो है उसको रियलाइज करता है, उसमें अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन को ऐड करके क्या करता है, जो ये पिक्चर है, मतलब पिक्चर ऑफ द बिल्डिंग है, उससे इंस्पायर होकर के जो है अपनी पोएट्री लिखता है। और वो जो उसकी पोएट्री बन के आती है वो जो है बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब रियलिटी, मतलब जो उस पेंटिंग के बारे में उसने देखा, उसमें अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स लगाए, तो उसमें इन सब चीज़ों को ऐड करके जो है एक तीसरी ही कला बना देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बना, एक बिल्डिंग बना, एक मतलब एक जो है आर्किटेक्चर था, उसने जो क्या किया, एक बिल्डिंग बनाया। पेंटर ने जो है उसको देखा और उसको अपनी पेंटिंग में उतारा, और एक पोएट ने जो क्या किया, उसको जो है अपनी इमेजिनेशन को, जो भी उसने इमेजिन, मतलब जो उसने देखा और जो उसने ऑब्जर्व किया, उसमें अपना इमेजिनेशन ऐड किया, अपना फीलिंग ऐड किया, अपना इमोशन ऐड किया, और ऐड करके जो है क्या किया, एक पोएट्री लिख दी। तो वही जो है प्लेटो कहते हैं कि जो पोएट्री है ना वो थ्राइस रिमूव होती है, यानी कि फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड फेज हो गया, यानी कि थ्राइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी, जो रियलिटी है ना उससे बिल्कुल थ्राइस रिमूव हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए जो है मतलब प्लेटो कहते हैं कि जो पोएट है और जो उनकी पोएट्री है उसको आइडियल सोसाइटी से क्या कर देना चाहिए, हमें बैनिश कर देना चाहिए, निकाल करके फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पोएट्री होती है उसमें रियलिटी नहीं होती है, ठीक है, और वो लोगों को क्या कर देती है, इमोरल बना देती है। अब लोगों को इमोरल कैसे बना देती है, क्योंकि वो क्या करती है, जो इनके इमोशंस हैं, जो उनके फीलिंग्स हैं, उसको क्या कर देती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। और लोगों को क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस और अपनी पोएट्री, मतलब अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे सपोज जो है एक हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, तो उसके प्यार में क्या कर लेता है, एक पोएट्री लिख देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो है चांद तारे तोड़ करके ले आऊंगा। तो वो क्या, इज इट पॉसिबल कि वो चांद तारे तोड़ के ला सकता है? नहीं ला सकता है, लेकिन उसने क्या किया, जो इमोशंस, जो फीलिंग थी उसको बढ़ा दिया। तो एक कैसा चीज क्रिएट किया, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि मैं जो है तुम्हारे लिए जो है चांद तोड़ करके ले आऊंगा, तारे तोड़ करके ले आऊंगा। तो इसीलिए जो है जो प्लेटो थे वो बिल्कुल भी जो है उसको पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि ये जो पोएट्री है वो लोगों को इमोरल बना देती है, क्योंकि वो लोगों के इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को क्या कर देती है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। और आदमी को क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ तक किसी को? हाँ, समझ में आ रहा है? पोएटिक्स समझो, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और पिक्चर से समझाने की कोशिश की। मुक्ता समझ में आया हाउ इट इज ट्राइज रिमूव फ्रॉम द रियलिटी? नीलम, गौतम, सौरभ, श्रद्धा, समझ में आया सबको ये बात? जी मैम। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? नेक्स्ट देखो, इसको मैंने जो है यहाँ पर इस चार्ट से समझाने की कोशिश की। ये जो पूरा हमारा पोएटिक्स है इसको क्या किया गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट में भी जो है इसको 2 भाग में बांटा गया। थर्ड पार्ट जो है इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस थर्ड पार्ट को जो है इसको जो है डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, और उसके बाद जो है लास्ट में कैथार्सिस के बारे में डील किया है, ठीक है। और उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है दैट ही जो है ट्रेजेडी और जो है एपिक के बारे में जो है वो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्ट से हम आते हैं, आज जो है हम डील करने वाले हैं इसके फर्स्ट पार्ट को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो है उन्होंने क्या किया है, डेफिनेशन दिया है, पोएट्री का जो है डेफिनेशन दिया है कि पोएट्री क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। और फिर उन्होंने जो है एक टर्म यूज किया है दैट इज अ मिमेसिस। मिमेसिस क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ इमिटेशन और कॉपी, ठीक है। तो
तो मिमेसिस क्या है उसके बारे में उन्होंने जो है बताया है। अब ये मिमेसिस यानी कि जो कॉपी और इमिटेशन जो है वो भी कैसा होता है, वो उसके मीडियम्स के बारे में बताया है, उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया है और उसके मोड के बारे में बताया। सेकेंड पार्ट में जो है उन्होंने डिफरेंट यानी कि कॉमेडी क्या है, ट्रेजेडी क्या है, इपिक क्या है और जो ट्रेजेडी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसके बारे में उन्होंने बात की। लेकिन यहाँ पर जो है ही टॉक लार्जली अबाउट ट्रेजेडी एंड इपिक एंड ही हैड सेड ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट कॉमेडी। इसीलिए जो है ये कहा जाता है कि ये जो वर्क है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो ट्रेजेडी के बारे में बात करें और इपिक के बारे में बात करें और कॉमेडी के बारे में बात नहीं करें। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो है पोएटिक्स में किस चीज के बारे में बात की है, ट्रेजेडी इपिक किस चीज के बारे में नहीं बात की है। तो ट्रेजेडी इपिक एंड कॉमेडी, तो आप उसमें लिखिएगा कि कॉमेडी के बारे में उन्होंने बात नहीं की। या फिर कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि जो उनका जो वर्क है वो एक्चुअली लेक्चर्स के थ्रू जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है कि जो कॉमेडी के ऊपर जो उन्होंने लेक्चर दिया है वो जो है प्रेजेंट नहीं है, वो जो है गुम हो चुका है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसीलिए जो है ये इस वर्क को जो है इनकम्प्लीट माना जाता है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। दैट ये जो है इसका कोर एलिमेंट या फिर इसको बोला जाए इसका कोर पार्ट। इसमें जो है उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में बात किया है। अब ट्रेजेडी के जो है डिफिनेशन के बारे में बताया कि ट्रेजेडी है क्या, उसके बाद इन्होंने बताया है मिमेटिक क्या होता है, फिर उन्होंने बताया है कि ट्रेजेडी में सीरियसनेस क्या होता है, ट्रेजेडी में जो है एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ट्रेजेडी में जो है राइम्स एंड म्यूजिक होना चाहिए, ट्रेजेडी में जो है अकरेंस होना चाहिए और जो है पिटी और फियर होना चाहिए, जो कि बाद में जाके कैथारसिस को के बारे में इवॉल्व करता है, कैथारसिस को जो है प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद दूसरे बात में जो आते हैं उन्होंने 6 एलिमेंट्स बताया ट्रेजेडी में क्या होना चाहिए, 6 एलिमेंट्स होते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो बात किया सबसे इम्पोर्टेंट जिसको ट्रेजेडी का मतलब हार्ट कहा जाता है, दैट इज प्लॉट के बारे में बात की है, कैरेक्टर के बारे में बात की है, थॉट्स के बारे में बात की है, डिक्शन के बारे में बात की है, मेलोडी के बारे में बात की है, स्पेक्टिकल्स में बात की है। इन 6 एलिमेंट्स में उन्होंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है दैट इज अ प्लॉट को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है और उन्होंने कहा है कि दैट इट इज अ हार्ट ऑफ द ट्रेजेडी। और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जिसको दिया है उन्होंने उसमें स्पेक्टिकल्स को ज्यादा लेस इंपॉर्टेंस दिया है। और इनका सबसे आखिरी पार्ट जो है दैट इज इपिक वर्सेस ट्रेजेडी, यानी कि इपिक और ट्रेजेडी में क्या डिफरेंस है, क्या जो है दोनों में फर्क है, इसके बारे में बताया है। हम हर एक पॉइंट को क्या बहुत ही डिटेल्ड में समझेंगे, बहुत ही डिटेल में जानेंगे। अभी जो है हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। वी डील विद द डेफिनेशन, टाइप्स, मिमेसिस, मीडियम, ऑब्जेक्ट और मोड। आप इसको बहुत ही अच्छे से समझो। फर्स्ट पार्ट में जो है एरिस्टोटल जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं। Seeks to address the different kind of poetry and instruct the good poem and division poem into its component parts। इन्होंने बताया कि पोएट्री क्या है और एक गुड पोएट्री क्या होता है और उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स को पार्ट को बताया। तो सबसे पहले जो है ये पोएट्री को जो है डिफाइन करते हैं कि as a medium of imitation that seeks to represent or duplicate life through characters, emotions and action। अब इस चीज को जो है यहाँ पर मैंने जो है अपने लैंग्वेज में लिखा है कि पोएट्री क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। पोएट्री क्या है, एक आर्ट है जिसमें एक पोएट जो है एक लैंग्वेज को यूज करता है, कोई भी लैंग्वेज वेदर इट्स हिंदी और इंग्लिश व्हाटएवर द लैंग्वेज ही है, उसको यूज करता है। और यूज करके क्या करता है, किस लिए यूज करता है, एक इंसान का या किसी आदमी को, किसी प्लेस को या किसी भी थिंग्स को क्या करता है, जो चीजें उसको क्या करता है, इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है, ठीक है। और उसमें ऐड करता है किसको, मेलोडी को ऐड करता है, राइम्स को ऐड करता है, ठीक है। वो कभी भी किसी भी चीज को डायरेक्ट कॉपी नहीं करता है। जो पोएट होता है वो डायरेक्टली कॉपी नहीं करता है, वो एक्चुअली पहले उसको ऑब्जर्व करता है, उसको एनालाइज करता है, फिर उसमें अपनी इमेजिनेशन को ऐड करता है, उसके राइम्स को ऐड करता है, म्यूजिक को ऐड करता है और फाइनली जो है उसको जो वो एक्चुअली में जो रियलिटी में है उससे ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। अब हम जो है इसको समझने के लिए इस पिक्चर पे जाते हैं। ये क्या है, एक हाउस है। अब इस हाउस को क्या मतलब क्या हुआ, इस हाउस ये एक प्लेस है, ठीक है, ये एक प्लेस है, ये एक जगह है। इसको क्या किया,
मतलब पोएट ने इमिटेट मतलब इस ये एक जगह है, ठीक है। अब इसको क्या किया, एक पेंटर ने देखा, एक पेंटिंग बनाया। अब इस पेंटिंग को जो है एक पोएट ने देखा, ठीक है, इस पोएट ने इस पेंटिंग को देखा। अब इसको देखने के बाद जो इसको बहुत ही खूबसूरत लगा। अब उसने सोचा कि ये जो पोएट्री है इसको क्या कर लूँ, मैं इमिटेट कर लूँ। कैसे इमिटेट कर लूँगी, कैसे इसकी नकल कर लूँगी, इसकी खूबसूरती को मैं इमिटेट कर लूँ, इसकी ब्यूटी को इमिटेट कर लूँ। तो कैसे वो इमिटेट करेगा, अपने लफ्जों से, अपने लैंग्वेज से। तो उस ब्यूटीफुल पिक्चर को क्या करेगा, वो कैप्चर कर लेगा एक छोटी सी पोएट्री में, अपने थॉट्स में, अपने फीलिंग्स में। और जो वो पोएट्री लिखेगा, उस पोएट्री जो होगी वो ये जो पिक्चर है, ये जो ब्यूटीफुल पिक्चर है, जो पेंटिंग है, वो इससे क्या होगी, कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। तो वही कहते हैं कि पोएट्री क्या है, एक इमिटेशन है, इमिटेशन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी आदमी का, किसी भी चीज का, किसी भी प्लेस का क्या है, वो एक इमिटेशन है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। मिमिसिस टर्म क्लियर हो गया सबको? चंदेश क्लियर हुआ? मिमिसिस क्या है? इमिटेशन। और पोएट्री क्या है? इज एन इमिटेशन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कि क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को इमिटेट करते हैं और इमिटेट करके उसको जो रियलिटी है उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब जो है इन्होंने क्या किया है, इस जो इमिटेशन है या जो इसको क्या किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। अब इसको जो है मीडियम, पहला जो है इसका मीडियम ऑफ इमिटेशन, ये फर्स्ट पार्ट हम डील कर रहे हैं। ये मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मोड, इन तीनों को हम डील करेंगे। मिमिसिस हम डील कर चुके हैं, डेफिनेशन हमने दे दिया कि क्या है, पोएट्री क्या है, इज एन इमिटेशन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसका इमिटेशन है। तो इमिटेशन क्या है, दैट इज अ मिमिसिस जो है, दैट इज इमिटेशन। अब हम आते हैं किस पे, मीडियम, ऑब्जेक्ट और मोड के ऊपर। तो सबसे पहली चीज हम डील करते हैं कि व्हाट इज अ मीडियम ऑफ इमिटेशन। अब मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या है, ठीक है। ये अभी तुम इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि जब कोई पेंटर है या कोई स्कल्पचर है, वो क्या करता है, कलर को यूज करके, ठीक है, उस और शेप्स को यूज करके जो है वो क्या करता है, एक स्टैचू बनाता है या एक पेंटिंग बनाता है। तो ये कलर और शेप जो है वो क्या हो गया, उसका मीडियम हो गया, यानी कि ये मैटर हो गया। इस मैटर को ये यूज करता है और यूज करके क्या करता है, अभी अपनी पेंटिंग और स्कल्पचर बनाता है। ठीक उसी तरीके से जब एक पोएट है वो क्या करता है, अपने लैंग्वेज को, राइम्स को, म्यूजिक को यूज करता है और यूज करके क्या करता है, एक पोएट्री लिखता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या है, अब ये किस चीज को इमिटेट करता है, मैंने बताया था, या तो किसी पर्सन को इमिटेट करता है या प्लेस को इमिटेट करता है, पर्सन या फिर किसी चीज को इमिटेट करता है। और ये क्या होगा, ये कोई भी जो है पर्सन, प्लेस और ये क्या होगा, या तो बहुत ही सुपीरियर होगा या बहुत ही ज्यादा इंफीरियर होगा, यानी कि मोरली जो है वेरी बैड क्वालिटी का होगा, बहुत ही मोरली लैग। यानी कि कोई जिस चीज को ये इमिटेट करेगा, या 3 चीज को इमिटेट करता है, पर्सन, प्लेस और थिंग को इमिटेट करता है, और जिस चीज को भी ये इमिटेट करता है वो या तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होगा या इंफीरियर होगा। अब जो है हमारा आ गया मोड ऑफ इमिटेशन, ठीक है, लास्ट पॉइंट। मोड ऑफ इमिटेशन क्या है, थ्रू विच इट इज इमिटेटेड, जिस चीज के द्वारा जो है इसको इमिटेट, अब कैसे इमिटेट करता है, या तो वो पोएट्री लिखेगा और उसके बाद उसको सुनाएगा, नरेट करेगा, या तो क्या करेगा, वो एक जो है उसको किसी जगह पे प्रेजेंट करेगा, या तो मतलब जैसे अगर ट्रेजेडी हुआ या कॉमेडी हुआ तो वो अपने किसी पर्सन का जो इमिटेशन है, जो थॉट्स है, उसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा स्टेज पे। सपोज करो कि अगर मान लिया कोई फिल्म है, दैट इज ऑल्सो आर्ट, तो उसको क्या करता है, या तो जो है उसको मतलब प्रेजेंट किया जाता है, लोग जो है देखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो आर्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मोड ऑफ इमिटेशन क्या है, या तो जो है उसको स्पीच के थ्रू प्रेजेंट करेगा, या तो जो है उसको प्रेजेंट करेगा ड्रामा के थ्रू, यानी कि किसी स्टेज के थ्रू जो है उसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपनी इमिटेशन को क्या करेगा, वो प्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या दिया है, डिफिनेशन बताया है, फिर उन्होंने जो है मिमेसिस के बारे में बताया है, और फिर उन्होंने जो है मीडियम ऑफ इमिटेशन बताया है, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन बताया और मोड ऑफ इमिटेशन बताया। अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, इन्होंने बिल्कुल कंट्रोडिक्टरी बात बोली है, किसकी
प्लेटो के जो है बिल्कुल ही कंट्राडिक्टिव कही है कि जो प्लेटो है चैप्टर 9 में उन्होंने ऐसा कहा है कि जो पोएट्री है इज मोर ग्रेटर दैन हिस्ट्री एंड फिलोसफी, क्योंकि जो हिस्ट्री होता है वो क्या करता है ओनली मतलब इमिटेट करता है एक सब्जेक्ट, जो सपोज कर जो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो पोएट्री है ना वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, हिस्ट्री से भी ज्यादा ग्रेट है और फिलोसफी से भी ज्यादा ग्रेट है। अब फिलोसफी का काम क्या है, फिलोसफी क्या करता है कि जो है उसका जो इमिटेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को मतलब जो इमिटेट करता है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है बहुत ही डल और बोरिंग होता है। अब हिस्ट्री के बारे में उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री जो है उससे सुपीरियर कैसे, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा किसको बताता है, पास्ट को बताता है। हिस्ट्री का मतलब ही होता है पास्ट, पास्ट में कोई इवेंट हुआ है या फिर कोई चीज हुआ है उसको बता, लेकिन पोएट्री क्या बताती है, ना कि सिर्फ उस पास्ट के इवेंट को बताती है बल्कि जो है वो क्या करती है मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ था, क्या हुआ है और क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसके बारे में जो है बताता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो वॉर ऑफ ट्रॉय हुआ था, ये एक हिस्ट्री है, ठीक है। अगर जो है राइटर ने जो है जो पोएट है उसने अगर जो है वॉर ऑफ ट्रॉय की नाम की जो है पोएट्री नहीं लिखी होती तो आज जो है लोग उसको नहीं पढ़ रहे होते, इतने मतलब उसको ज्यादा अच्छे से नहीं समझ रहे होते। तो जो पोएट क्या करता है वो जो रियलिटी है उससे क्या करता है स्केप करके जो है उसको जो रियलिटी है उससे ज्यादा ब्यूटीफुल अपनी चीज को बना देता है, ठीक है। इसीलिए जो है वो कहते हैं कि जो पोएट्री है वो हमेशा जो है हिस्ट्री से और फिलोसफी से ज्यादा ग्रेट है, ठीक है, क्योंकि जो पोएट्री होती है उसमें स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी होती है, स्टोरी टेलिंग जो है गुण होता है। और ह्यूमन बीइंग क्या होता है बचपन से ही क्या करते हैं हम लोग अपनी नानी दादी से क्या सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं। तो स्टूडेंट मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसको शुरू से ही क्या है जो स्टोरी टेलिंग यानी कि जो स्टोरी कहानी सुनने की जो है कला को वो क्या करता है ज्यादा पसंद करता है इन इन कंपेयर टू उस इवेंट्स को या उस घटना को जानने के कंपैरेटिवली। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा आज खत्म हो गया। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डील विद द कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड एपिक एंड द ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी एंड द अदर पार्ट्स के बारे में जो है हम क्या करेंगे, डील्स करेंगे। दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।